नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। तो पिछली क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा देखी थी कि जिस शब्द से किसी भी काम का होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहा जाता है, और संरचना के आधार पर हमने क्रिया के बहुत सारे रूप देखे थे। अब हम बात करेंगे कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी जरूरी है कि क्रिया भी एक प्रकार का विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये सभी जो हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो कर्म की दृष्टि से दो भेद होते हैं क्रिया के। पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी ऐसी क्रिया जो है, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो। स जो है उससे अभिप्राय है साथ, तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ है उसे कहा गया है सकर्मक क्रिया। और यानी नहीं से संबंधित हो जाएगा कि ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ नहीं है या कर्म के अभाव में है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल उसके कर्ता पर न पड़कर दूसरी जगह पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी है, मैंने पहले अभी बताया कि क्रिया के साथ क्या है, कर्म भी है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। या फिर हमें कर्म क्या कहता है, कर्म क्या होता है कि वाक्य में जो क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। ओके, जिस वस्तु पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कर्ता पर नहीं पड़कर उस वस्तु पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें जो कर्म के साथ हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सबसे जो सरल परिभाषा हो सकती है वो आप यही याद कर सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म के साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या होंगी, अध्यापिका होंगी कर्ता। पढ़ना यहाँ पर क्या हो गई, पढ़ा रही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया, ये कार्य हो रहा है। और क्या पढ़ा रही हैं, पुस्तक पढ़ा रही हैं, तो पुस्तक क्या होगी यहाँ पे, कर्म। तो पुस्तक यहाँ पर क्या है, पुस्तक है कर्म, अध्यापिका है कर्ता, और पढ़ा रही क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा एक प्रकार की क्रिया। तो इसमें एक कर्म आपको दिख रहा है। अगर कर्म आपको दिखता है तो इसका मतलब ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। अगर मैं बस लिखूं अध्यापिका पढ़ा रही, तो यहाँ पर पुस्तक नहीं लिखा है अगर, तो वो एक तरह की क्या हो सकती है, अकर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है, क्या पढ़ा रही है ये नहीं पता चल रहा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, माली ने पानी से पौधों को सींचा। आई बात समझिए। तो कई बार जरूरी नहीं है कि एक ही कर्म हो, कर्म एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है, माली ने एक तो पानी से और पौधों को, और सींचना क्या हो जाएगा, सींचना यहाँ पर हो जाएगी क्रिया, कर्ता यहाँ पर हो जाएंगे माली, और पानी और पौधे यहाँ पर होंगे कर्म। तो यहाँ पर दो कर्म हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे, ये सब क्या है, ये कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। और कर्ता कौन होंगे, पहले वाले वाक्य में कर्ता है अध्यापिका और दूसरे वाले में है माली। तो क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो इसका मतलब वो एक सकर्मक क्रिया है। तो ये एक अच्छी ट्रिक हो सकती है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर उससे अगर मिल रहा है, उस लाइन को अगर हम क्वेश्चन में या प्रश्न में बनाते हैं और उसका उत्तर हमें इजीली मिल जाता है, तो इसका मतलब वो एक प्रकार की सकर्मक क्रिया होगी, जिससे हमें क्या, किसे, किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि कर्म एक ही हो, एक वाक्य में एक से ज्यादा कर्म भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर सकर्मक क्रियाओं के दो भेद हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिसमें सिर्फ एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है, और जब वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण हम ले लेते हैं एक कर्मक क्रिया का। श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्म, श्याम क्या हो जाएगा, श्याम एक कर्ता है, देखना, देख रहा है, वो क्या हो जाएगा, देख रहा है, ये हो जाएगा क्रिया,
और यहाँ पर फिल्म हो जाएगा कर्म, यानी कर्म है यहाँ पर, और जैसी क्रिया जिसमें कोई कर्म होता है वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। यानी ये हमें पक्का होगा कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्म है, इसका मतलब ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। दूसरा है नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो नौकरानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नौकरानी हो जाएगी कर्ता, झाड़ू यहाँ पर क्या होगा, झाड़ू यहाँ पर कर्म होगा, और इसी प्रकार से लगा रही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया होगी। तो ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कर्मक क्रिया है। अब दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है द्वि से अभिप्राय है दो, तो दो कर्मों से युक्त जिन सकर्मक क्रियाओं में एक के साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब वो जो दो कर्म होते हैं उनमें से एक कर्म होता है गौण कर्म और दूसरा कर्म होता है मुख्य कर्म। गौण कर्म यह क्रिया से दूर होता है, यह प्राणीवाचक होता है और विभक्ति सहित होता है। मुख्य कर्म यह क्रिया के पास होता है, यह अप्राणीवाचक होता है और विभक्ति रहित होता है। जैसे पहला है, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, नौकरानी फिनाइल से पोंछा लगा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने भाई और फिल्म, आई बात समझ में। और दूसरा देख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख रहा है यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, श्याम यहाँ पर मुख्य कर्ता के रूप में आएगा, और यहाँ पे दो कर्म है, तो दो कर्म अगर आ रहे हैं तो वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से नौकरानी फिनाइल से पोंछा लगा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, दो कर्म अगर दिख रहे हैं तो उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। तो इन उदाहरणों में क्या किसके साथ और इससे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। जब भी हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं इसका मतलब वह सकर्मक क्रिया है। पहले वाक्य में श्याम किसके साथ क्या देख रहा है, यानी दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, श्याम अपने भाई के साथ और क्या देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, फिल्म देख रहा है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में भी दो प्रश्न बनते हैं, दूसरे वाक्य में भी, कि नौकरानी किससे क्या लगा रही है, तो नौकरानी फिनाइल से पोंछा लगा रही है। तो एक साथ दो दो कर्म का साथ में आए हैं, इसका मतलब ये क्या होगी, ये एक द्विकर्मक क्रिया होगी। अब दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल डायरेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की जरूरत नहीं होती, वो कर्म के बिना ही होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अकर्मक। अ का मतलब होता है कर्म रहित या कर्म के बिना, तो डायरेक्ट इनका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा। जैसे श्याम सोता है, यहाँ पर सोना क्या हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर कोई कर्म नहीं दिया हुआ है, श्याम एक कर्ता है और उसका क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया क्या हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो इन सभी वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ किस, किसको, कहाँ और आदि प्रश्नों के उत्तर भी नहीं मिल रहे हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिलते तो वह एक सकर्मक क्रिया होती। इसलिए जहाँ पर क्रिया के साथ इस क्या, क्यों, कैसे, किसको, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ना मिले, इसका मतलब है कि वो अकर्मक क्रिया है। कुछ अक्रियात्मक क्रियाओं के उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करें, तो पहचान करने की छोटी छोटी ट्रिक्स तो आपको मिल ही गई होंगी। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्या, किसे और किसको आदि प्रश्नों को करने से होगी। सबसे पहली बात, यदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वह सकर्मक क्रिया, अगर नहीं मिलते हैं तो वह अकर्मक क्रिया। राम फल खाता है, अगर हम इसे प्रश्न करें राम क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा फल खाता है, यानी यह एक यहाँ पर जो खाना क्रिया है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। सीमा रोती है, क्या रोती है, कोई उत्तर हमें नहीं मिलेगा, अगर उत्तर नहीं मिल रहा यानी वो एक अकर्मक क्रिया है। इसी के आधार पर
किसे मारा, किशोर को मारा, क्या खाया, खाना खाया, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अगर इस तरह के उदाहरण जिनमें क्या, किसे, किसको के उत्तर मिल रहे हैं, अभिप्राय ये है कि वो सकर्मक क्रिया है। तो इस आधार पर अगर हम ट्रिक देखें तो 3 चीजें हमें सामने मिली हैं। पहला है कि अगर प्रश्न करने पर उत्तर कर्म आता है तो वह सकर्मक क्रिया है। प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं आता है तो वह वाक्य अकर्मक क्रिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि कोई कार्य जो अपने आप हो रहा है या प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है वो भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग और अर्थ के अनुसार उनका भेद का निर्णय किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको ले रही हूँ। जैसे अकर्मक में आएगा उसका सिर खुजलाता है और वह अपना सिर खुजलाता है। अब उसका सिर खुजलाता है तो ये अपने आप अगर हो रहा है तो वह अकर्मक क्रिया में आएगा। दूसरा है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये क्या हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक कहावत के रूप में लिया गया है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया के रूप में होगा। तुम्हारा जी ललचाता है और अगला ये चीजें आ गई हैं, यानी किसी के द्वारा हो रहा है तो ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार जी घबराता है, वह लजा रही है, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। विपदा मुझे घबराती है, वह तुम्हें लजा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब का प्रश्न करने पर इनका आपको एक उत्तर मिल रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है। या फिर हो सकता है कि प्रकृति द्वारा या अपने आप जो चीजें हुई हैं उस कंडीशन में वो अकर्मक क्रियाएं हैं। तो इस आधार पर भी हम भेद कर सकते हैं सकर्मक क्रियाओं और अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद।